जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारा जो 17वां नंबर चैप्टर है उसका लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है? क्वेश्चन के बारे में है उत्तर प्रदेश की जो राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 आई थी, इसके बारे में बताना है। इसके प्रमुख घटकों को संक्षेप में बताना है। तो जैसे कि आसानी से पता चल रहा है कि जैव ऊर्जा नीति यानी जो बायो चीज़ें होती हैं, जैविक चीज़ें होती हैं, उनसे हमको ऊर्जा बनाना है। जैसे आप जानते होंगे कि बायो सीएनजी का उत्पादन हो रहा है, बायोगैस का उत्पादन होता है, बायो ऊर्जा का उत्पादन होता है, गोबर गैस का आपने नाम सुना होगा, गोवर्धन योजना का नाम सुना होगा। तो इसके माध्यम से किया ये जाता है कि जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है ना, ये जैव ऊर्जा का उत्पादन कैसे? जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है जैसे विभिन्न प्रकार का रतन जो होता है, गन्ना होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, आलू होता है, तो इनको सड़ा करके पता नहीं किस तरीके से एल्कोहल टाइप में बनाया जाता है और उसको जलाया जाता है और उससे वो उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उसी के लिए जैव ऊर्जा नीति आई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ों से ऊर्जा उत्पन्न करने की जो तकनीकी विधियां हैं, इनसे मतलब पूरी तरीके से संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और एक नीति के तहत जैव ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सरकार एक योजना लेके आई है, एक नीति लेके आई है जिसका नाम है राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, चलिए देखते हैं प्रश्न को, इस उत्तर को, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उत्तर में इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जैव ऊर्जा नीति है इसमें किया ये जाएगा जो भी कचरा होता है, जैसे खेत हमारे होते हैं तो खेतों में बहुत सारा अपशिष्ट होता है, जैसे गेहूं को काट दिया, गेहूं की ठूंठी बाद में बच गई, चना काट दिया, चना की जड़ बच गई, अरहर काट दिया, अरहर की जड़ बच गई, बहुत ज़्यादा कृषि अपशिष्ट होता है वो पड़ा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, घरेलू अपशिष्ट होता है। अब इनको लेकर आएंगे, ठीक है, गोबर होता है, ये सारी चीज़ों को एक जगह में इकट्ठा किया जाएगा, उसको सड़ाया जाएगा, जलाया जाएगा और उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है। तेल बनाया जाएगा, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सारी चीज़ें बनाया जाएगा, सीएनजी वगैरह बायो सीएनजी बनाया जाएगा, कंप्रेस्ड बायोगैस इसका निर्माण किया जाएगा। और इस तरह के संयंत्र यानी बायो जो भी अपशिष्ट होता है, ठीक है, उससे ऊर्जा बनाने वाला संयंत्र जो भी स्थापित करेगा उसको सरकार क्या करेगी? विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देगी, लाभ देगी, प्रोत्साहन देगी, ताकि वो इस सारी चीज़ों को स्थापना कर सके। जैसे ज़मीन खरीदने में उसको थोड़ी सी छूट दे देगी, स्टाम्प शुल्क में छूट दे देगी, बिजली की आपूर्ति में छूट दे देगी, ठीक है। तरह तरह से सरकार लालच देगी ताकि आप बायो ऊर्जा का या बायो एनर्जी का उत्पादन करिए। तो चलिए आंसर में देखते हैं, आंसर में हमारे क्या दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ है वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिए जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षति की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी ढंग से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। यानी जो वर्तमान परिदृश्य हमारा ये कहता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो किसान होते हैं कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला देते हैं, जिसके कारण हवा में प्रदूषण बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट यानी जो वायुमंडल की जो गुणवत्ता होती है वो नीचे चली जाती है, वायु प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण फैलता है, तो पर्यावरणीय संकट होता है। और ऊपर से इसके साथ होता क्या है, जो खेत में जला दिए जाते हैं कृषि अपशिष्ट, भूमि की उत्पादकता भी गिरती है, उसमें भी क्षति होती है। इन समस्या के समाधान के लिए हेतु इनसे और भी प्रभावित ढंग से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, जो कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दे रही है। और इसको कह रही है कि बढ़ावा दिए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो हमारे कृषि अपशिष्ट हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उद्यम स्थापित हो जाए। तो जो कृषि अपशिष्ट है वो खेतों में जलाएंगे ही नहीं तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, भूमि की उर्वरता ठीक रहेगी। इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2022 में राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को लागू किया गया। इसके मुख्य बिंदु, प्रमुख मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं? मुख्य बिंदु ये है, इसमें मुख्य बिंदु ये है कि मान लो कोई बायो कोयला उत्पादन संयंत्र लगाना चाहता है, बायो कोयला उत्पादन संयंत्र, जैसे बायो कोयला उत्पादन संयंत्र कोई लगाना चाहता है, कोई उद्यमी है और वो चाहता है बायो कोयला उत्पादन संयंत्र, मतलब विभिन्न प्रकार का कचरा इकट्ठा करके उससे कोयला बनाना है, बायो कोयला उसको कहते हैं। तो ऐसे उद्यम को स्थापित करने के लिए प्रति टन जो उत्पादन करेगा कोई जो उद्यमी होगा, प्रति टन जितना भी कोयला उत्पादन करेगा 75,000 रुपये प्रति टन से लेकर अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का सरकार ने वादा किया। यानी सरकार कह रही है कि हम आपको प्रोत्साहन राशि देंगे, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देंगे बायो कोयला उत्पादन संयंत्र जब आप लगाओगे। इसी तरह बायोडीजल उत्पादन संयंत्र अगर लगाओगे, यानी बायोडीजल कैसे बनता है, विभिन्न प्रकार की जो
फसल है, जैसे आलू है, गन्ना है, आलू है और प्याज है, बहुत सारी चीज़ें जैसे सड़ गई हैं, रतनजोत है वो सड़ गया, तो उससे भी तो उसका उत्पादन करके बायोडीजल बना दिया जाता है। तो उस पर सरकार क्या कर रही है, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। बायो कोयला उत्पादन में भी अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। जो बॉयलर है, रैकर है, ट्रॉली उपकरण है, इनकी खरीद लागत का 30% और अधिकतम 20 लाख रुपए राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, उपादेन दे रही है, अनुदान दे रही है। बॉयलर का मतलब होता है जैसे आप ऊर्जा जब उत्पादित करना चाहते हो तो जो कचरा जो अपशिष्ट लेके आओगे उसको कोई बॉयलर होगा जिसमें बॉयल किया जाएगा, फिर ऊर्जा उत्पादन होगी, रैक होगी, रैकर होगा, ट्रॉली में उसको लेके आएगी। तो ये सारे उपकरण जो भी आप खरीदोगे, यानी बायोडीजल या बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो भी आप मशीन लाओगे, बॉयलर लाओगे, रैकर लाओगे, ट्रॉली लाओगे, इन उपकरणों की खरीद पर सरकार 30% तक, यानी 30% तक देगी, लेकिन 20 लाख रुपए तक अधिकतम देगी, यानी 30% अथवा 20 लाख रुपए तक की राज्य सरकार देगी, अनुदान देगी, उपादेन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और जो भी ये छूट सरकार दे रही है, जो सहायता दे रही है, वो जो केंद्र सरकार की एक योजना थी ना, सब्सिडी, यह सब्सिडी जो भी सरकार द्वारा मिलेगी वो कृषि यंत्रीकरण योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उससे मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त मिलेगी। वो सब्सिडी को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वो अलग मिलेगी और ये अलग मिलेगी। 50 करोड़ रुपए के अधिकतम निवेश के साथ अधिकतम 5 किलोमीटर की पहुंच के निर्माण पर इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैव ऊर्जा उद्योग की स्थापना एवं फीड स्टॉक के भंडारण हेतु शासकीय भूमि 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से लीज रेट पर उपलब्ध रहेगी। यानी सरकार क्या करेगी, जो जैव ऊर्जा आप यानी कि कचरे से जो ऊर्जा बनाने वाला जो उद्योग स्थापना करना चाहते हो, जहाँ पे स्टॉक लगाया जाएगा, उसका भंडारण करना, भाई कचरे का कहीं ना कहीं इकट्ठा तो किया जाएगा, उसका अपशिष्ट बचेगा, उसको भी भंडारण किया जाएगा। तो उसके लिए शासकीय भूमि जो आप लेना चाह रहे हो, सरकार की अगर कोई भूमि पड़ी हुई है वो दिया जाएगा, तो 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से आपको लीज पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाम्प शुल्क सरकार क्या करेगी, इस प्रकार की अगर भूमि आप खरीदते हो तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसमें 100% की छूट होगी। सरकार जो विद्युत इसमें इस्तेमाल होगा उसमें छूट दे देगी। विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क लगाया जाता है उसमें सरकार छूट देगी। यानी तरह तरह से सरकार छूट देगी कि कचरे से, कृषि अपशिष्टों से जो विद्युत बनाने वाले संयंत्र होते हैं वो लगाए जाए। इस संबंध में जो उद्यमी है, उद्यम करना चाहते हैं, वो प्रोत्साहित हो सके, उनको तरह तरह से छूट दिया जाएगा। जैसे विकास शुल्क में उनसे छूट दिया जाएगा, विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, स्टाम्प शुल्क में छूट दिया जाएगा। ठीक है, जो शासकीय भूमि होगी जहाँ पे उद्यम लगाया जाएगा, उद्योग लगाया जाएगा, वहाँ पे उसको क्या होगा, 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी भूमि। सब्सिडी जो कृषि उपकरण खरीदे जाएंगे, जैसे बॉयलर, रैकर, ट्राली, ये उपकरण खरीदे जाएंगे तो 30% तक सरकार इसमें छूट देगी, अपने अनुदान देगी, 20 लाख रुपये तक जो अधिकतम होगा। अगर आप बायोडीजल संयंत्र लगाते हो तो वहाँ पे 20 करोड़ रुपए की अधिकतम छूट देगी, सरकार अनुदान देगी। बायो कोयला उत्पादन संयंत्र लगाते हो तो उसमें भी सरकार 20 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी, यानी प्रतिदिन 75,000 रुपया मिलेगा और अधिकतम कितना मिलेगा, 20 करोड़ रुपया मिलेगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कोई कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्र, कोई कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन संयंत्र लगा रहा है तो उसको 75 लाख रुपया प्रति टन से लेकर अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान सरकार ने किया है इस नीति के माध्यम से। इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं, इसके घटक क्या क्या हैं, इसमें हम एथेनॉल बनाएंगे कचरे से या अपशिष्टों से, जैव कोयला बनाएंगे, बायो यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस नीति के द्वारा किसानों के लिए अतिरिक्त आय का सर्जन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस संदर्भ में जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना से विशेष बल मिलेगा, यानी जैव ऊर्जा संयंत्र या जैव ऊर्जा उद्यम जब स्थापना होंगे तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अवसर सृजित होंगे, किसानों के लिए अतिरिक्त आय बनेगी। यानी कचरा जो अभी तक वो जला देते थे उसको भी बेच देंगे, उससे भी लाभ कमा लेंगे, पैसा मिलेगा। इसी समय प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध जो नगरीय ठोस अपशिष्ट यानी जो खेतों में कचरा होता है, जो अपशिष्ट होता है, उससे भी फायदा मिलेगा, और जो नगर का बहुत ज़्यादा वेस्ट बचता है तो उससे भी फायदा मिलेगा। पशुधन अपशिष्ट होता है, कृषि उपज मंडियों में जो अपशिष्ट निकलता है, जो हमारा पशुपालन जहाँ पे होता है वो बहुत ज़्यादा गोबर ओबर निकलता है, ठीक है, जो घर वर में यूज होता है उसका अपशिष्ट निकलता है। कृषि मंडी होती हैं, जैसे फसल बर्बाद हो गया, गेहूँ सड़ गया, फल बर्बाद हो गए, सड़ गए, तो उनको भी ले लिया जाएगा, उससे
जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, जैव ईंधन बनाया जाएगा। चीनी मिलों में जो गन्ना सड़ जाता है, अपशिष्ट होता है, खोई वगैरह होती है, जो पेरने के बाद में जो बचता है गन्ना, उसको खोई कहते हैं। तो चीनी मिलों के अपशिष्ट से भी जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो इस तरह से हमारा जो 17 नंबर चैप्टर था वो समाप्त हो गया।